हेलो गाइस। तो आज इस वीडियो में हम क्लास 10th पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की इकोनॉमिक्स के चैप्टर नंबर 1 के नेक्स्ट टॉपिक्स को कवर करेंगे। पिछले टॉपिक्स में मैंने आप लोगों को समझाया था कि सेक्टर ऑफ इंडियन इकॉनमी क्या चीज़ होते हैं। तो आज के टॉपिक में हम जितने भी इकॉनमी के और भी बेसिक कंसेप्ट है उसे समझेंगे। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। इन वीडियोज़ के जितने भी पार्ट हैं वो सभी पार्ट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और इसकी इकोनॉमिक्स की अलग एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे भी जाके आप इन सारे पार्ट्स को देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास कंजम्पशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं उपभोग। तो देखिए कंजम्पशन का मतलब क्या होता है। द एक्टिविटी बाय विच अ पर्सन सेटिस्फाई हीज नीड्स इज कॉल्ड कंजम्पशन। मतलब कि वो सारे काम, वो सारी चीज़ें जो इंसान करता है ताकि उसकी ज़रूरतें पूरी हो सके, उसको हम बोलते हैं कंजम्पशन। ठीक है ना। जैसे कि इंसान कोई भी एक्टिविटी, कोई भी गतिविधि जिसके द्वारा इंसान अपनी आवश्यकताओं को पूरी करता है उसको हम उपभोग कहते हैं। उदाहरण के लिए समझते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए रोटी है, ठीक है। मैं रोटी को खा रहा हूँ और रोटी को खा के मैं अपनी ज़रूरत को पूरी कर रहा हूँ। कौन सी ज़रूरत? मैं अपनी भूख को मिटा रहा हूँ। तो रोटी का मैं क्या कर रहा हूँ? कंजम्पशन कर रहा हूँ। इसी तरीके से मान लीजिए आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं, फ़ोन यूज़ करके आप स्टडी कर रहे हैं, तो फ़ोन का आप क्या करें? कंजम्पशन कर रहे हैं। तो जिस भी चीज़ का इस्तेमाल आप अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए करते हैं उस चीज़ का आप क्या करते हैं? कंजम्पशन करते हैं। ठीक है। तो कंजम्पशन भी दो टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप होता है एवरेज कंजम्पशन प्रोपेंसिटी, जिसको हिंदी में बोलते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है। और दूसरा जो हमारा टाइप है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको बोलते हैं हिंदी में सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। अब ये दोनों चीज़ें क्या होते हैं इसको वन बाय वन समझते हैं। सबसे पहला चीज़ जो है हमारे पास एवरेज कंजम्पशन प्रोपेंसिटी, जिसको बोलते हैं औसत उपभोग प्रवृत्ति। इसका मतलब क्या होता है? जितनी हमारी इनकम होती है, ठीक है, और जितना हमारा कंजम्पशन होता है, यानी जितनी हमारी आय होती है और जितना हमारा उपभोग होता है, जब इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आता है औसत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए समझिए, जैसे आपकी इनकम है 100 रुपये, ठीक है। आपकी इनकम है 100 रुपये और 100 रुपये में से अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आपने 50 रुपये खर्च कर दिए। ठीक है। इनकम 100 रुपये और खर्च कर दिए 50 रुपये। तो 50 को 100 से जब हमने भाग किया तो हमारे पास आया 1/2। तो 1/2 क्या चीज़ है हमारे पास? 1/2 है हमारे पास औसत उपभोग प्रवृत्ति। ठीक है। अब दूसरा हम समझते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति। जैसे ही आपके इनकम में चेंज आता है, जैसे ही आपके इनकम में चेंज आता है तो आपके कंजम्पशन में भी क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। ठीक है। मान लीजिए कि आपकी आय पहले 100 रुपये थी, 100 रुपये से बढ़ के आपकी आय होगी 150 रुपये। ठीक है। और सेम उसी तरीके से पहले आपका कंजम्पशन था 50 रुपये, अब कंजम्पशन बढ़ के होगा 60 रुपये। ठीक है। तो अब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे जब, तो हमारे पास आया 3/5। ठीक है। तो जो 3/5 है इसको हम क्या बोलेंगे? सीमांत उपभोग प्रवृत्ति बोलेंगे। ठीक है। तो ये हमारे कंजम्पशन के दो टाइप्स थे। तो चलिए बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेविंग यानी बचत। तो बचत क्या चीज़ होता है? द मनी डेट रिमेन्स आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग एक्सपेंसेस फ्रॉम इनकम इज कॉल्ड सेविंग। इसका मतलब क्या है? आय में से व्यय घटाने के बाद जो धन बचता है उसे बचत कहते हैं। यानी कि जितनी आपकी इनकम है, इनकम में ज़रूरत के लिए जो आपने खर्च कर दिया, खर्च करने के बाद जितना पैसा आपके पास बचा उसको हम बोलते हैं बचत। ठीक है। सेम बचत भी दो तरीके का होता है। सबसे पहला जो बचत का टाइप होता है इसको हम बोलते हैं एवरेज सेविंग प्रोपेंसिटी, औसत बचत प्रवृत्ति। दूसरा होता है हमारे पास मार्जिनल सेविंग प्रोपेंसिटी, जिसको हम बोलते हैं सीमांत बचत प्रवृत्ति। ठीक है। तो पहला टाइप समझते हैं और एवरेज सेविंग प्रोपेंसिटी। जितनी आपकी इनकम है, ठीक है, जितनी आपकी इनकम है उसमें से आपने कितना पैसा सेव कर लिया, इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? औसत बचत प्रवृत्ति। मान लीजिए आपकी इनकम है 500 रुपये, ठीक है, और 500 रुपये में से 400 रुपये खर्च करने के बाद आपके पास बचता है 100 रुपये। तो 100 को जब 500 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/5। और ये क्या चीज़ है? ये आ जाएगा हमारे पास औसत बचत प्रवृत्ति। दूसरी तरफ मार्जिनल सेविंग प्रोपेंसिटी क्या चीज़ होती है? जैसे ही आपकी इनकम में चेंज होता है, ठीक है, तो आपकी सेविंग में भी क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। मान लीजिए कि आपकी इनकम पहले थी 500 रुपये, अब इनकम बढ़ के हो गई 700 रुपये। आपकी बचत पहले थी 100 रुपये और बचत बढ़ के होगी 200 रुपये। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? इसको डिवाइड करने के बाद हमारे पास आएगा 2/7। तो ये क्या चीज़ आई? ये आई सीमांत बचत प्रवृत्ति। ठीक है। तो दो टॉपिक हमारे पास हो गए। अब नेक्स्ट टॉपिक हम समझते हैं इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है? इन्वेस्टमेंट को हिंदी में हम बोलते हैं निवेश। तो इसके डेफिनेशन को समझते हैं। द इंक्रीज इन कैपिटल इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट।
दैट पार्ट ऑफ द इनकम ड्यूरिंग अ ईयर विच इज़ नॉट कंज्यूम्ड एंड स्पेंट बट इज यूज इन क्रिएटिंग सेविंग इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। तो समझिए ध्यान से, द इंक्रीज इन कैपिटल इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। पूंजी में वृद्धि होने को क्या बोलते हैं? निवेश बोलते हैं। बोल रहे द पार्ट ऑफ द इनकम ड्यूरिंग अ ईयर, एक वर्ष के दौरान आय का वह हिस्सा विच इज़ नॉट कंज्यूम, जिसका उपभोग नहीं किया गया, और स्पेंड, और जिसका व्यय नहीं किया गया, इज यूज्ड इन क्रिएटिंग सेविंग, और उसे बचत बनाने में किया गया है। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। अब आराम से समझते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपकी इनकम है 100 रुपये, ठीक है, आपकी इनकम है 100 रुपये। अब इन्वेस्टमेंट किसे बोलते हैं, इसी को मैं समझा रहा हूँ। आपकी इनकम है 100 रुपये, 100 रुपये में से मान लीजिए आपने 70 रुपये क्या कर दिए, खर्च कर दिए, ठीक है। बचे आपके पास कितने रुपये? 30 रुपये बचे। अब आपका बिजनेस था, आपके बिजनेस में से आपने 100 रुपये का आपका बिजनेस था, 100 रुपये के बिजनेस में से आपको 70 रुपये कमाई हुई, ठीक है। अब 70 रुपये जो कमाई हुई, इसमें से मान लीजिए आपने कुछ पैसे खर्च कर दिए, ठीक है। 70 में से मान लीजिए आपने 60 रुपये खर्च कर दिए। अब आपके पास बचे कितने रुपये? 10 रुपये बचे। अब ये 10 रुपये जो बचे हैं आपने वापस अपने बिजनेस में लगा दिए, ठीक है। एक बारी ध्यान से फिर से समझिए, आपके पास मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है और उस बिजनेस में टोटल पैसा कितना लगा हुआ है? 100 रुपये लगा हुआ है उस बिजनेस में, ठीक है। और उस बिजनेस में से आपको कितने रुपए कमाई हुई? 70 रुपये की कमाई हो गई। अब 70 रुपये में से 60 रुपये तो आपने अपनी ज़रूरत के लिए खर्च कर दिए, अब बचा 10 रुपये। अब 10 रुपये को आपने खर्च करने के बजाय क्या किया, जो आपका बिजनेस था 100 रुपये का, इसी 100 रुपये के बिजनेस में आपने 10 रुपये लगा दिए। तो जो 10 रुपये आपने अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लगा दिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम बोलते हैं निवेश, ठीक है। और कैपिटल किसको बोलते हैं? द इंक्रीज इन कैपिटल इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। ये जो पूंजी आपने 100 रुपये का आपका बिजनेस था ना, ये 100 रुपये का जो आपका बिजनेस था, इसी को आपकी कैपिटल बोलते हैं। इसी कैपिटल में जब आप और इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसी कैपिटल में जब आप पैसे बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो ये कैपिटल में इंक्रीमेंट हो जाता है। और जब कैपिटल में इंक्रीमेंट होता है, इसी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और आगे भी वही लिखा हुआ है कि आपकी आमदनी का वो भाग, आपकी आमदनी का वो भाग जिसे आप खर्च नहीं कर सकते, अपने जो आपका बिजनेस है उसमें लगा देते हैं, इसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। ये चीज़ था इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट के हम टाइप्स को पढ़ते हैं। पहले कौन कौन से फैक्टर्स जो होते हैं वो डिटरमाइन करते हैं इन्वेस्टमेंट को, ये समझते हैं, यानी कि निवेश को निर्धारित करने वाले कौन से तत्व होते हैं, ठीक। तो पहली चीज़ हम समझते हैं, सबसे पहली चीज़ है हमारे पास रेट ऑफ प्रॉफिट, यानी लाभ का दर। हायर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इंक्रीज द अट्रैक्टिवनेस ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, यानी कि उच्च प्रत्याशित लाभ निवेश के आकर्षण को बढ़ा देता है। यानी सिंपल सी बात है कि अगर आपको ये पता है कि अगर आप किसी भी चीज़ में इन्वेस्ट करने जा रहे हो और इन्वेस्ट करने के बाद आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलने वाला है, ठीक है, ये ज़्यादा मिलने वाला है, तो जाहिर सी बात है क्या होगा, आप उस इन्वेस्टमेंट की तरफ और ज़्यादा आकर्षित हो गए, ठीक है। तो आप आकर्षित क्यों है? क्योंकि उसमें प्रॉफिट रेट ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें लाभ का दर ज़्यादा होता है, उसमें इन्वेस्टमेंट जो रेट होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि इन्वेस्टमेंट करने में आप ज़्यादा एक तरीके से इच्छित होते हो, ठीक है, आप ज़्यादा इच्छित होते हो उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। तो यानी कि जिस इन्वेस्टमेंट में प्रॉफिट की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, प्रॉफिट आने की संभावना ज़्यादा होती है, उसमें इन्वेस्टमेंट का अट्रैक्टिवनेस भी बढ़ जाता है, आकर्षण भी बढ़ जाता है। तो पहला इन्वेस्टमेंट इस तरीके का होता है जिसमें रेट ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा होता है, ठीक है। दूसरा क्या चीज़ होता है? जो दूसरा हमारे पास इन्वेस्टमेंट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी ब्याज का दर। लोअर बोरोइंग कॉस्ट मेक इन्वेस्टमेंट मोर अट्रैक्टिव बाय इंक्रीजिंग नेट रिटर्न। तो क्या चीज़ बोल रहा है? कम उधार लागत शुद्ध रिटर्न को बढ़ाकर निवेश को अधिक आकर्षक बनाती है, ठीक है। इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आपको अपना कोई बिजनेस शुरू करना है और उस बिजनेस शुरू करने के लिए आपको चाहिए 50 रुपये, ठीक है। अब 50 रुपये आप किसी से उधार लोगे तो इस पर लगेगा इंटरेस्ट, ठीक है। अब मान लीजिए इस पर जो इंटरेस्ट लगा है वो 10 रुपये का लगा है, ठीक है। अब इस पर इंटरेस्ट लगा है यानी कि 60 रुपये आपको चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन बिजनेस जब आपने किया तो आपको 100 रुपये की कमाई हो गई, यानी कि 60 रुपये आपको चुकाने पड़े मगर कमाई हुई 100 रुपये की, यानी कि क्या, यानी सीधे सीधे 40 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया। तो क्या चीज़ है? ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें क्या चीज़ होता है कि जो ब्याज होता है वो कम लगता है, कि 50 रुपये के आपने उधार लिया, 10 ही रुपये ब्याज लगा, हो सकता था इसमें अगर 40 रुपये ब्याज लगता तो क्या चीज़ होता, तो जो आप प्रॉफिट कमाते प्रॉफिट भी कम होता है ना। तो ऐसा इन्वेस्टमेंट जिसमें ब्याज का रेट कम होता है और प्रॉफिट ज़्यादा आपका होता है, नेट प्रॉफिट, तो उस इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब कि जब इस तरीके का केस बनता है तो इन्वेस्टमेंट में अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाती है, इन्वेस्टमेंट में अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। इसमें थोड़ा सा अगर डाउट होगा तो एक बार और एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे 100 रुपये चाहिए, ठीक है,
और 100 रुपये पे लगा 2% इंटरेस्ट, ठीक है। तो 100 रुपये पे 2% इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2/100 यानी कि 2 रुपये हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मुझे 100 रुपये चाहिए उधार तो इस पर मुझे 2% के इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे 102 रुपये चुकाने पड़ेंगे, ठीक है। 102 रुपये मुझे चुकाने पड़े, मगर वही जो 100 रुपये मैंने अपने बिजनेस में लगाया, मान लो मुझे 150 रुपये उससे कमाई हुई, ठीक है। तो इस 150 रुपये में से 102 रुपये तो मैं चुका दूंगा और बचा कितने रुपये, 48 रुपये बचा। तो 48 रुपये मेरा क्या हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो क्या चीज़ है, जब इंटरेस्ट की मात्रा, ब्याज हमारे पास कम होता है और नेट प्रॉफिट ज़्यादा होता है तो किसी भी इन्वेस्टमेंट में हमारा आकर्षण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर यही 2 रुपये इंटरेस्ट की जगह मान लो कि मेरे पास 20 रुपये इंटरेस्ट लगा होता, ठीक है, तो मुझे चुकाने कितने रुपये पड़ते, 120 रुपये पड़ते हैं। और 120 रुपये मुझे चुकाने पड़ते हैं और 150 रुपये मान लो मेरी कमाई हुई, तो 150 में से तो 120 चले जाते हैं और बचता कितने रुपये, 30 रुपये, यानी मेरा प्रॉफिट कम रह जाता, ठीक है ना। यानी कि अगर ब्याज घटेगा तो नेट प्रॉफिट, नेट रिटर्न्स हमारे पास बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, इस तरह के इन्वेस्टमेंट में हम लोग ज़्यादा अट्रैक्शन महसूस करेंगे, ठीक है। तो ये 2 तरह के हमारे पास इन्वेस्टमेंट थे। तो चलिए अब हम समझते हैं कि टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। 2 टाइप्स के इन्वेस्टमेंट होते हैं हमारे पास। एक होता है इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, जिसे हम बोलते हैं प्रेरित निवेश, यानी कि कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट जो आप प्रॉफिट कमाने के लिए कर रहे हो उसको हम बोलते हैं इंड्यूस इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, इसको हम बोलते हैं स्वचालित निवेश। आप कोई भी ऐसा इन्वेस्टमेंट करते हैं जिसमें आपको पता है कि इसमें फ़ायदा हो भी सकता है और फ़ायदा नहीं भी हो सकता, मगर फिर भी आप इन्वेस्ट करते हो, इस तरह के इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं स्वचालित निवेश। ऐसा इन्वेस्टमेंट कौन करता है, ऐसा इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करती है, किसके लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, जनता की भलाई के लिए। जैसे सरकार एजुकेशन में इन्वेस्ट करती है, हॉस्पिटल में इन्वेस्ट करती है, इसके अलावा सरकार आपकी बेसिक फैसिलिटीज़ में इन्वेस्ट करती है। हो सकता है सरकार को इससे रिटर्न मिले या फिर रिटर्न ना भी मिले, मगर फिर भी सरकार इस पे इन्वेस्ट करती है, ठीक है। इस तरह के इन्वेस्टमेंट को हम लोग बोलते हैं ऑटोमेटिक इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अगला हमारे पास है 2 मोर टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन निवेश के 2 और प्रकार कौन कौन से, एक होता है हमारे पास ग्रॉस इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं सकल निवेश, और दूसरा हमारे पास होता है नेट इन्वेस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं शुद्ध निवेश। अब इन दोनों चीज़ों को हम समझते हैं क्या चीज़ होता है। सबसे पहले हम समझते हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट यानी सकल निवेश, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी स्पेंट ऑन परचेसिंग न्यू कैपिटल एसेट्स एंड मेंटेनिंग और रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग वंस ओवर स्पेसिफिक पीरियड। तो क्या चीज़ है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि जब आप किसी भी नई पूंजीगत चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, पुरानी चीज़ों की जगह पे। एग्जांपल के लिए जैसे मैंने अपनी एक फैक्ट्री खोली, उस फैक्ट्री में कुछ पुरानी मशीन थी, ठीक है, मान लो कि 5 लाख की मशीन थी उसमें, ठीक है, और मशीन्स बहुत पुरानी हो गई थी, ख़राब हो गई थी, ठीक है। अब मैंने क्या किया, मैंने कुछ 10 लाख की नई मशीन्स खरीदे और अपने कंपनी में इंस्टॉल कर दिए, ठीक है। 10 लाख की नई मशीन्स खरीदी, मशीन्स भी प्रॉपर अच्छी टेक्नोलॉजी की थी, ठीक है, और बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी दे रही थी, अच्छा प्रोडक्शन हो रहा था उन मशीन से। तो मुझे क्या हो जा रहा था, मुझे एक तरीके से जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया मिले क्या, एसेट है। एसेट मतलब क्या चीज़, कि ये आगे चल के मुझे पैसा कमा के देंगे, ठीक है। तो जितना भी मैंने ये 10 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट नया किया, इसको हम क्या बोलेंगे, इन सभी को जब हम काउंट कर देंगे कि जितना भी मैंने अपने फैक्ट्री में इन्वेस्टमेंट किया, चाहे मैंने मशीन्स इंस्टॉल की या फिर कोई भी और चीज़ें इंस्टॉल किया, तो ये जो 10 लाख रुपए होगा इसे हम क्या कहेंगे, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कहेंगे, ठीक है। और दूसरी तरफ हमारे पास नेट इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होता है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब हम डेप्रिसिएशन को यानी कि मूल्यह्रास को माइनस कर देते हैं तो होता है नेट इन्वेस्टमेंट। अब यही चीज़ 10 लाख की मैंने मशीन खरीदी, अब 10 लाख की मशीन में पता लगा कि मेरी कुछ समय बाद ही क्या चीज़ हुआ, 1 लाख की मशीन मेरी ख़राब हो चुकी है, ठीक है। तो जब ये जो 1 लाख की मशीन है मुझे किसी तरह का प्रॉफिट नहीं दे सकती, तो ये मेरे लिए क्या होगा, ये मेरे लिए 1 लाख जो रुपये होगा ये मेरे लिए डेप्रिसिएशन होगा, एक तरीके से मेरे लिए नुकसान होगा। तो 10 लाख में से मैं जब 1 लाख माइनस कर दूंगा तो मेरे पास आया 9 लाख, तो मेरी जो नेट इन्वेस्टमेंट है ये होगी 9 लाख रुपए, क्योंकि 10 लाख टोटल था हमारे पास, मगर उनमें से 1 लाख मुझे कोई भी प्रॉफिट नहीं देने वाला है, तो बचा कितना, 9 लाख। तो 9 लाख को हम लोग क्या बोलेंगे, शुद्ध निवेश बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज़ था हमारे पास शुद्ध निवेश। तो इस तरीके से ये वाले टॉपिक हमारे खत्म हो गए। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी। ये क्या चीज़ होता है, It means having more workers than needed. Even if some workers stop working, the total work done remains the same. इसका मतलब क्या है कि इसका प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब होता है
कि इसका अर्थ है कि ज़रूरत से ज़्यादा मज़दूरों का होना। अगर मज़दूर काम करना बंद भी कर दें तो भी किया गया कुल काम वही रहेगा। ऐसा समझिए कि जैसे एक फील्ड है, हमारे पास एक खेत है और इसमें मान लीजिए 5 मज़दूरों की ज़रूरत है, ठीक है। 5 मज़दूर मिलकर इसके काम को अच्छी तरीके से कर लेंगे, मगर 5 मज़दूर की जगह इसमें 2 एक्स्ट्रा मज़दूर लगे, 7 मज़दूर, और 7 मज़दूर लगे हुए हैं, ठीक है। तो इस केस में जो 2 मज़दूर एक्स्ट्रा हैं वो किसी काम के नहीं हैं, भले फील्ड में लगे हुए हैं, ठीक है। तो प्रच्छन्न बेरोजगारी का मतलब है कि ये जो 5 मज़दूर पर 2 मज़दूर एक्स्ट्रा लगे हुए हैं, ठीक है, इनकी ज़रूरत नहीं है। अगर ये काम करना बंद भी कर देंगे तो काम पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। तो इस तरह की बेरोजगारी को हम लोग बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रच्छन्न बेरोजगारी, ठीक है। दूसरा हमारे पास है फुल एम्प्लॉयमेंट, पूर्ण रोजगार। इसका मतलब क्या होता है? अ सिचुएशन इन विच ऑल पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द करंट रेट ऑफ वेजेस एंड कैन फाइंड वर्क विदाउट डिफिकल्टी। तो इसका मतलब क्या होता है? ऐसी स्थिति जिसमें सभी लोग जो वर्तमान मजदूरी दर पर काम करने को तैयार हैं और बिना किसी कठिनाई के उनको काम मिल जाए, तो इस तरह की एम्प्लॉयमेंट को हम बोलते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट, यानी पूर्ण रोजगार। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए कि कोई एक जॉब है और उस जॉब में जो दिहाड़ी मिल रही है वो 200 रुपये दिहाड़ी मिल रही है, ठीक है। और बहुत सारे वर्कर जो हैं वो 200 रुपये दिहाड़ी पर काम करने के लिए इच्छुक है और उनको काम आसानी से भी मिल भी जाता है। तो इस तरह के रोज़गार को हम लोग क्या बोलेंगे? फुल एम्प्लॉयमेंट बोलेंगे, यानी पूर्ण रोज़गार, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, अब क्या बोले? डिफरेंट अनएम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ टोटल अनएम्प्लॉयमेंट। कुल बेरोजगारी के मामले में अलग अलग बेरोजगारी भी होती है। ये अलग अलग बेरोजगारी क्या चीज़ होती है ये हम समझते हैं। सबसे पहली जो बेरोजगारी होती है हमारे पास, उसे हम बोलते हैं वॉलंटरी बेरोजगारी, यानी कि इच्छुक बेरोजगारी। मतलब कोई भी इंसान जिसे रोजगार मिल तो रहा है मगर वो खुद ही काम नहीं करना चाहता, अपनी मर्जी से बेरोजगार बैठा हुआ है, इस तरह की बेरोजगारी को हम लोग बोलते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि इच्छुक बेरोजगारी। दूसरा हमारे पास होता है फ्रिक्शनल बेरोजगारी, यानी संघर्षात्मक बेरोजगारी। ऐसी बेरोजगारी तब उत्पन्न होती है जब कच्चे माल की कमी होती है। मान लीजिए कोई लोहे की फैक्ट्री है, अब लोहे की फैक्ट्री में जो कच्चा माल है वो लोहा है, ठीक है। अब मान लीजिए लोहे का स्टॉक जो है वो आ नहीं रहा है फैक्ट्री के अंदर, तो लोहे की कमी की वजह से, यानी कच्चे माल की कमी की वजह से अब वहाँ के बहुत सारे मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। तो इस तरह की बेरोजगारी को हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शनल बेरोजगारी, यानी संघर्षात्मक बेरोजगारी। तीसरा सीजनल बेरोजगारी, जिसे हम बोलते हैं मौसमी बेरोजगारी। मतलब ऐसी बेरोजगारी जो मौसम के अकॉर्डिंग बदलती है। मान लीजिए कि एक मौसम ऐसा है जिसमें फसल बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है, ठीक है, फसल उग रही है और उसमें मजदूरों की ज़रूरत है, मगर जब वो फसल का मौसम चला जाएगा तो वो सारे मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे। तो इस तरह की बेरोजगारी को हम लोग बोलते हैं सीजनल बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी। चौथा हमारे पास स्ट्रक्चरल बेरोजगारी, जिसे हम बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। मतलब कि सरकार की नीति में परिवर्तन या अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव की वजह से उत्पन्न बेरोजगारी। मान लीजिए कि जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कि कोई ऐसी जॉब थी, ठीक है, जिसपे ये कहा गया था कि 18 साल से लेकर 40 साल तक का इंसान इस जॉब के पर्टिकुलर जॉब को कर सकता है, ठीक है। मगर सरकार ने नियम चेंज कर दिया। सरकार ने क्या बोला? सरकार ने बोला कि नहीं, अब 18 साल से लेकर सिर्फ 35 साल तक के लोग ही इस जॉब को कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उम्र वाले लोग इस जॉब को नहीं कर सकते। तो क्या हुआ? 35 से ऊपर वाले जितने लोग थे वो सब बेरोजगार हो गए। तो इस तरह की बेरोजगारी को हम लोग बोलेंगे स्ट्रक्चरल बेरोजगारी, यानी कि सरकार की नीति में, सरकार की पॉलिसी में जब किसी भी तरह की चेंज आ जाता है या अर्थव्यवस्था में कोई बदलाव आ जाता है तो उससे जो उत्पन्न बेरोजगारी होती है इसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल बेरोजगारी। लास्ट है हमारे पास टेक्निकल बेरोजगारी, जिसको हम बोलते हैं तकनीकी बेरोजगारी। नई तकनीक आने की वजह से उत्पन्न बेरोजगारी होती है। जैसे मान लीजिए कि अभी हमारे पास AI आ चुका है, ठीक है। तो AI जो होता है वो फोटोशूट जैसे काम जो होते हैं, यानी कि फ़ोटो को तैयार करने का जो काम होता है बहुत ईजिली कर लेता है, ठीक है। अब जितने भी स्टूडियो वाले हैं, ठीक है, अब स्टूडियो वाले जो लोग होंगे उनके काम को AI कुछ ही मिनटों में और बहुत ही इफेक्टिव तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो जो स्टूडियो वाले होंगे उनको क्या होगा? बहुत सारे स्टूडियो वाले बेरोजगार हो जाएंगे क्योंकि उनका जो काम है वो AI कर लेगा, ठीक है। तो इस तरह की जो बेरोजगारी होती है इसको हम बोलते हैं टेक्निकल बेरोजगारी, यानी कि कोई नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसको हम बोलते हैं टेक्निकल बेरोजगारी। तो आपको यहाँ तक के सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। तो इसके बाद के जो टॉपिक्स है वो हम अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे, और जितने भी PDF नोट्स हैं आप लोगों को वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जितने भी इन वीडियोस के जो पार्ट्स हैं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और अपने क्लासमेट्स के साथ ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक होकर शेयर कर सकते हैं। तो इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।